सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा, इम्यून सिस्टम वाला, जो बताने की बात नहीं है, ठीक है। और आपके स्कूल के एग्जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मैंने बीच में थोड़े छोटे छोटे लेक्चर दे दिए थे। चलो, तो अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एज यूजुअल अभी तक बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर खराब था नहीं, तो ये भी खराब नहीं होगा। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है। तो लेट्स, इसके अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको मैं बता देती हूँ कि हमको पढ़ना क्या टॉपिक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर इनका फंक्शंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डीएनए से क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगा, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो ये आपको सारा पढ़ना होगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये है चैप्टर, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। सॉरी, ये ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमें पूरे डिटेल में डिस्कस करनी होंगी। और उसके लास्ट में हम लोग एक पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। सो बेसिकली मुझे एक चीज बताओ, डीएनए और आरएनए बना किसका होता है? तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो अगर आपने क्लास 11th पढ़ी होगी, जो मैं ये मान लेती हूं कि आपने क्लास 11th नहीं पढ़ी है, तो पहले मैं आपको क्लास 11th का एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्लास 11th के अंदर। टॉपिक चैप्टर कौन सा, बायोमोलिक्यूल। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो देखो, डीएनए और आरएनए बेसिकली बना होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी? एक आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी शुगर की, फिर सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप का, और थर्ड आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रोजिनस बेस। एंड नाइट्रोजिनस बेस का मतलब मैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो, तो इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यहां से न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम लोग यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, और नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुगर। तो अगर आपने क्लास 11th के अंदर शुगर अगर पढ़ी होगी, तो शुगर 3 कार्बन का भी होता है, ट्रायो शुगर, 4 कार्बन का टेट्रो शुगर, 5 कार्बन का पेंटो शुगर, 6 कार्बन का हेक्सो शुगर, और 7 कार्बन का क्या हो जाएगा, हैप्टो शुगर। बट डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए यहां पे पार्टिसिपेट करेगा 5 कार्बन की शुगर, एंड 5 कार्बन की शुगर को हम बोलेंगे पेंटो शुगर। और पेंटो शुगर की आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े होंगे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो उसका मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रही हूं। तो देखो, ये क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये तो हमको पता ही नहीं था। अब ये आपको दिख रहा है कार्बन, फिर ये आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, ये दिखाई दे रहा है आपको कार्बन, और ये दिख रहा है एक कार्बन, और ये दिख रहा है एक और कार्बन। तो इस तरीके से हो जाते हैं टोटल 5 कार्बन। ये कार्बन कौन सा है बोलो, तो ये कार्बन फर्स्ट हो जाएगा, ये कार्बन सेकंड हो जाएगा, ये कार्बन फोर्थ हो जाएगा, एंड ये वाला कार्बन 5th हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, लास्ट कार्बन रिंग से बाहर होता है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है,
तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इससे पहले तो हमको पता ही नहीं था। तो अगर आप देखो तो इस कार्बन ने देखो 2 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी कर चुका है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन नंबर 2 के साथ। तो इसकी बाकी वैलेंसी कितनी है? अभी 2 वैलेंसी बाकी है। तो इसमें भी अभी 2 वैलेंसी बाकी है, इसमें भी 2 वैलेंसी बाकी है, बट इसकी तो सिर्फ एक ही बाकी है। और इसके अंदर यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी बाकी है। अब इन वैलेंसी को आपको फुलफिल करना है किसके थ्रू? H और OH के थ्रू। और अगर फिर भी कोई बच जाए तो यहाँ पे आपको बाइंड करना है अगेन H। बाइंड करें तो देखो ये मैंने क्या लिखा है? H। ये क्या लिखा मैंने? OH। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? H। यहाँ पे क्या लिखा? OH। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट। आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखा? H। यहाँ पे क्या लिखा? OH। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट। आगे चलो, इसमें तो सिर्फ एक ही है वैलेंसी, जहां पे हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। आगे चलो, यहाँ पे H OH, और अगर फिर भी कोई बच जाए तो H आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये तो मैंने रफ बनाया है। डायग्राम को देख लो, ठीक है। अब मैं इसका वापस बना देती हूँ फेयर डायग्राम। ये तो समझाने के लिए था। अब फेयर डायग्राम कैसे हो जाएगा? तो ये रहा डायग्राम। ये आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, फिर इसके अंदर हम ऐसा बना देंगे और एक हम लोग ऐसा बना देंगे। तो ये जो कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमको पहले पता ही नहीं था। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5th वाला कार्बन रिंग से बाहर होता है। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे HOH। यहाँ पे H और OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पर H, और लास्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, एक OH था, तो मैं इसलिए लिख देती हूं इसको CH2OH। तो इस तरीके से ये बन गया इसका फेयर डायग्राम। और ये शुगर कौन सी है? तो ये होती है राइबोज शुगर। समझ आ गया? अब अगर मुझे बनाना है डीऑक्सीराइबोज शुगर, मुझे अगर ड्रॉ करना है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि राइबोज में से ऑक्सीजन को डिलीट कर दो, राइबोज में से ऑक्सीजन को डिलीट कर दो, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। मैम कौन सी ऑक्सीजन को डिलीट करना है? एक ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ऑक्सीजन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे 5 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। कौन सी वाली को डिलीट करो? तो कार्बन नंबर 2 वाला। तो कार्बन नंबर 2 कौन सा है? ये वाला। तो बस इस ऑक्सीजन को मत बनाना, तो ये ऑटोमेटिकली डायग्राम हो जाएगा किसका? डीऑक्सीराइबोज का। कैसे मैम? ऐसे। अब ये है ना, बच्चों से डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है। बच्चे डायग्राम ऐसे बना देते हैं। अरे सिंपल है, पहले ऐसे बना लो, फिर इसको हल्का सा टिल्ट कर दो। कैसे? ऐसे। ये टिल्ट कर दिया, अब इसके बाद इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? ये रहा कार्बन नंबर कौन सा? 5। तो लास्ट कार्बन रिंग से बाहर होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? H, यहाँ पे OH, H OH, H OH, यहाँ पे H, और लास्ट कार्बन पे क्या होगा? CH2OH। तो ये डायग्राम तो हमें राइबोज का दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने सेकंड कार्बन पे यहाँ पे क्या चेंज करेंगे?
सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सिर्फ H होगा, याद रखना। इसकी वजह से भी डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, बताऊंगी क्यों। पहले आप इतना याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से राइबोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो राइबोस तो हो जाएगा यहाँ पे C5H10O5, बट डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा C5H10O, क्या हो गया, एक ऑक्सीजन डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा O4। तो याद रखिएगा राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस होता है, कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैं सक्सेसफुल हो गई राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का डायग्राम बनाने में। तो ये डायग्राम तो हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं, बट अगर इस शुगर को अगर डीएनए और आरएनए बनाने में अगर पार्टिसिपेट करना है तो इसका तुम्हें यूज करना होगा बीटा फॉर्म। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो ये कार्बन नंबर शायद आपको दिख रहा है 1, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। आपको अगेन केमिस्ट्री के अंदर मैं बायोमोलिक्यूल के अंदर ये चीजें पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब हुआ कि OH हम लोग ऊपर ले गए और H हम लोग नीचे ले गए। कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH हमने ऊपर ले गए और H हम लोग नीचे ले गए, तो ये शुगर का बन जाएगा बीटा फॉर्म। दिस इज बीटा राइबोस एंड दिस इज बीटा डीऑक्सीराइबोस। ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आ चुका है कि शुगर का कौन सा फॉर्म एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो आप लोग क्या याद रखोगे, बीटा फॉर्म। और बीटा का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट कार्बन पे, कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH ऊपर हो जाए, H नीचे हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, रुक जाओ। तो इस तरीके से हमने शुगर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में, जिसको आप PO4 3- भी लिख सकते हो या -3 भी लिख सकते हो। जैसे जब मैंने 12th पढ़ी थी ना, तो हमारे सर -3 लिखते थे, बट आजकल मैंने देखा है कि 3- लिखते हैं। तो मुझे भी कभी कभी दिक्कत होती है क्योंकि मेरा प्रैक्टिस उसमें हो चुका है 3-। चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H2PO4 H3PO4। और अगर इस फॉस्फोरिक एसिड को अगर मैं पानी में डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डिसोशिएट। तो डिसोशिएट होने पर ये 3 प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो जब 3 प्रोटॉन निकल जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पक्का। तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और फॉस्फेट कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लिक एसिड बनाने में, मतलब डीएनए आरएनए बनाने में। तो डीएनए और आरएनए के ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए एंड आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। तो इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो दैट्स व्हाई डीएनए को कॉइल करने वाला हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा, वो हो जाएगा फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूं। तो ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप
DNA and RNA are negatively charged molecule. Negatively charged molecule. समझ आ गया? अच्छा, अब हमें मतलब किससे है? इस फॉस्फेट ग्रुप से। तो इस फॉस्फेट ग्रुप को अगर मैं और जूम इन कर दूं तो देखो ये आपको फॉस्फेट दिखाई दे रहा है और इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 एंड 4 ऑक्सीजन। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 3। नाउ ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉस्फोरस यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड, बट इसके साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड। एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने डायग्राम बना दिया फॉस्फेट ग्रुप का। अगर मैं इसको मुझे बनाना है क्या? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो जब ये पानी में डिसोशिएट होगा तो यहां से H+ निकल जाएगा। तो H+ निकलने पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, यहां से भी H+ निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, यहां से भी H+ निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गया? पक्का? तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया फॉस्फेट ग्रुप। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? तो सब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के होते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। नाइट्रोजनस बेस का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड। कौन? कोई भी कंपाउंड जिसके पास बेसिक प्रॉपर्टी हो एंड उसके पास नाइट्रोजन भी हो, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे। Molecule which contain nitrogen and show basic property are called as nitrogenous base. But DNA और RNA बनाने में सिर्फ 5 तरह की नाइट्रोजनस बेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो all nitrogenous base are not participate in formation of nucleic acid. True? सोचना वापस मैंने क्या बोला, ठीक है? तो नाइट्रोजनस बेस तो बहुत सारे थाउजेंड्स टाइप के होते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन हो एंड जिसके पास बेसिक प्रॉपर्टी हो तो आप सिंपली क्या बोलोगे उसको? नाइट्रोजनस बेस। बट डीएनए आरएनए बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 5 टाइप की। तो अगर मैं इसके मेजर क्लास के बारे में बात करूं तो एक होगा यहाँ पे कौन सा? पायरिमिडीन बेस, और एक होगा यहाँ पे प्यूरिन बेस। अब क्या आपको कट की स्पेलिंग आती है? CUT कट। और मम्मी पापा को कैसे बुलाती है? AG। सुनो, AG एडेनिन ग्वानिन दोनों हो जाएंगे प्यूरिन। साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन ये क्या हो जाएंगे? पायरिमिडीन। तो ये स्पेलिंग क्या है? कट। और इधर कौन है? AG। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे पायरिमिडीन। कौन सा? पायरिमिडीन बेस के बारे में। तो पायरिमिडीन बेस को आप लोग पायरिमिडीन क्यों बोलते हो? पायरिमिडीन बेस को आप पायरिमिडीन क्यों बोलते हो? बिकॉज इसके पास होता है पायरिमिडीन रिंग। चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो पायरिमिडीन रिंग क्या होता है? तो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा एक हेक्सा, एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं।
तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन रिंग। तो अगर मैं इसका एक रफ स्केच बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर क्या ऐसा हो सकता है? पक्का? तो ये 6 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन, सॉरी, ये कार्बन 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 कार्बन, तो 4 कार्बन दिख रहे हैं और 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन की साइक्लोहेक्सेन मेंबर रिंग को, 6 मेंबर रिंग को हम बोलते हैं पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन बेस के अंदर होती है पायरिमिडीन रिंग, सो इस वजह से उनको बोला जाता है पायरिमिडीन बेस। अच्छा, इसमें आपको नंबरिंग याद करनी पड़ेगी। कैसे? ऐसे, सबसे पहले बेस से शुरू होना, नीचे से। तो ये नाइट्रोजन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। इस कार्बन का नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो आप लोग कैसे चल रहे हो? आप लोग क्लॉकवाइज चल रहे हो। कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पायरिमिडीन रिंग को नंबरिंग कर दिया। समझ आ गया? पक्का? तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, बिना वीडियो को देखे, ठीक है? और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजनस जो बेस है ना, इन सबका मैं स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ? स्ट्रक्चर। तो मैडम वो सब याद करने पड़ेंगे। एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लो, बिकॉज लास्ट के अंदर मैं उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। पहले ट्रिक नहीं बताऊंगी, ठीक है? फटाफट इसको नोट डाउन करो। चलो, तो वापस देखो इधर। अब हम लोगों को क्या करना है? ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। मैडम सबका डायग्राम पढ़ना है? जी हाँ, क्योंकि 11th क्लास में भी दिया हुआ है और 12th क्लास में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बताती हूं कैसे। और ध्यान रखना, अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा यहां से 99% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने का, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है तो जनरली बच्चे वो छोड़ देते हैं, और उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक ऑफ बायोलॉजी। तो देखो, मैं आपको पहले क्या पढ़ा रही थी? पहले मैं आपको पायरिमिडीन पढ़ा रही थी। और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके पास प्रेजेंट होता है पायरिमिडीन रिंग। और पायरिमिडीन रिंग क्या होती है? तो पायरिमिडीन रिंग होती है जिसके पास 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन हो। क्या हम लोग ये रिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जी हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चे ये डायग्राम बनाने में देखना क्या गलती करते हैं। वो सबसे पहले डायग्राम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाने के बाद नाइट्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते। बेटा ये क्या सत्यानाश कर दिया आपने। तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है कि ये एक्चुअली जो रिंग है वो तो कार्बन की बनी हुई है और इस कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन अटैच है। ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। बट उधर देखना मैं डायग्राम कैसे बना रही हूं। मैंने आपको क्या बोला कि नाइट्रोजन रिंग के अंदर बनाना है। तो ध्यान रखना, आपका डायग्राम बनते बनते ये नाइट्रोजन रिंग से बाहर ना आ जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है? अब वापस नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। अभी बस सुनते जाओ, ठीक है? लास्ट में ट्रिक आएगी। अब मुझे चीज बताओ कि पायरिमिडीन बेस कौन से होते हैं?
तो वो होते हैं CUT कट। तो अगर ये तीनों पायरिमिडिन है तो इन तीनों के अंदर पायरिमिडिन रिंग तो होगी ही होगी। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे पायरिमिडिन रिंग का डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 पायरिमिडिन रिंग बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको साइटोसिन बनाना है तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा NH2 और यहाँ पे ऐड करना होगा ऑक्सीजन। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप सबसे पहले डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो इसका ऑल्टरनेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बट इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो उस केस में अगर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन लगाना होगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाता है साइटोसिन का। अब साइटोसिन से के बाद अगर आपको यूरेसिल का डायग्राम बनाना है तो आपको कुछ ये चेंजेस करने होंगे। तो आपने क्या नोटिस किया कि अगर मैं साइटोसिन का डीअमाइनेशन कर दूं, NH2 ग्रुप हटा दूं और इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूरेसिल। पक्का? अब वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे। जो मैं आपको डायग्राम पढ़ा रही हूं और अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी आपके क्वेश्चन डायग्राम के रॉन्ग होने की। तो इसको ख्याल जरूर रखना। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे, फिर उसके बाद में यहां डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगेन इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता है तो मतलब डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। समझ आ गया? तो ये डायग्राम किसका होता है, यूरेसिल का। अगर अब मुझे थाइमीन बनाना है, क्या बनाना है, थाइमीन, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना मैं क्या चेंज कर रही हूं। मैडम ये डायग्राम तो आपने यूरेसिल का बना दिया, तो जरा देखो ये मैंने क्या लिख दिया, CH3 ग्रुप। एंड CH3 ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। और ये मिथाइल ग्रुप हमने कहां पे ऐड कर दिया, इसके 5th कार्बन पे। तो इसलिए क्या थाइमिन को मैं 5 मिथाइल यूरेसिल बोल सकती हूँ। और ये आपकी 12th क्लास की NCERT में लिखा हुआ है, थाइमिन के ब्रैकेट के अंदर 5 मिथाइल यूरेसिल। एक बार वापस समझते हैं। एक बार वापस समझते हैं। तो देखो ये तीनों कौन है, ये तीनों पायरिमिडिन बेस है। तो इन सब में क्या होगी, पायरिमिडिन रिंग तो होगी ही होगी। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों के अंदर सिंपल सा बना लेते हैं पायरिमिडिन रिंग। बन गई। अब इसके बाद यहां पे लगा देते हैं हम लोग NH2 ग्रुप। तो यहां कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां। सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां, फिर नो डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन ऐड करना होगा। फिर यहां पे सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा NH, ये भी क्या हो जाएगा NH।
ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम होता है साइटोसिन का, ये डायग्राम होता है यूरेसिल का, और ये डायग्राम होता है यहाँ पे थाइमिन का। तो थाइमिन का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सिर्फ यूरेसिल में 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा थाइमिन। तो मैं आगे जाके तुमको पढ़ाऊंगी कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर जब लाइफ इवॉल्व हुई थी तब सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। पर बाद में कौन आ गया? डीएनए। तो जरूर डीएनए के अंदर कुछ तो खास बात होगी। तो टेक्निकली डीएनए कोई नया मॉलिक्यूल इवॉल्व नहीं हुआ था, आरएनए के अंदर ही कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हो गए और उसके कुछ कुछ मॉडिफिकेशन से आरएनए कन्वर्ट हो गया किसमें? डीएनए के अंदर। तो देखो डीएनए के अंदर क्या होता है? थाइमिन। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ दिखाई दे रहा है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप ऐड होने से यूरेसिल बन जाता है थाइमिन। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। तो थाइमिन को मैं और क्या बता सकती हूँ? 5 मिथाइल यूरेसिल। अगर सोचो मैं क्लास शुरू होते ही ये चीज अगर मैं डायरेक्टली लिख देती और फिर मैं बोल देती कि रट लेना, तो बेटा मेन एग्जाम तक कितनी चीजें रटेंगे? तो शायद इस डायग्राम को देखने के बाद आपको अब कभी रटना नहीं पड़ेगा कि 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है। मुझे सबसे इजी लगता है यूरेसिल का डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, बाकी कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। और एक बार अगर आपको यूरेसिल याद हो गया तो थाइमिन बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। बाकी साइटोसिन का मैं याद करवाती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन को प्यूरिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके पास होती है प्यूरिन रिंग। तो मैडम केमिस्ट्री के अंदर हमने कभी प्यूरिन रिंग तो पढ़ी ही नहीं। बताती हूँ, प्यूरिन रिंग कभी सिंगल रिंग नहीं होती है। प्यूरिन खुद से 2 रिंग का बनता है। कैसे? तो यहाँ पे प्यूरिन रिंग इज इक्वल टू पायरिमिडिन रिंग, पायरिमिडिन रिंग प्लस इसमें एक और होता है इमिडेजोल रिंग। कौन सा? इमिडेजोल रिंग। तो पायरिमिडिन रिंग प्लस इमिडेजोल रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्यूरिन रिंग। अब पायरिमिडिन रिंग तो आप लोग जानते ही हो, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की रिंग को पायरिमिडिन रिंग बोला जाता है। 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की रिंग को इमिडेजोल रिंग कहा जाता है। तो क्या मुझे बताओ कि जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्या उनके अंदर पायरिमिडिन रिंग होती है? तो आप बोलोगे हाँ। अगर ये हम लोग पहले नहीं पढ़ते, मतलब इसको पढ़ाने से पहले अगर मैं तुम्हें पूछती तो आप सबका आंसर जाता नहीं, क्योंकि आप लोग सोचते कि पायरिमिडिन तो पायरिमिडिन बेस में होता है। पर आपने क्या नोटिस किया कि जो प्यूरिन बेस होते हैं उनमें भी होती है पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, चलो इसका हम पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। तो देखना ये क्या है? दिस इज क्या? पायरिमिडिन रिंग। अब देखना मैं एक और रिंग बना रही हूं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज इमिडेजोल रिंग। और ये रिंग कौन सी है? दिस इज पायरिमिडिन रिंग। तो इस तरीके से ये जो डबल मेंबर रिंग हो गया, इस पूरी को बोला जाएगा प्यूरिन रिंग। ठीक है, इमिडेजोल रिंग के अंदर देखो हमने पढ़ा था कि 3 कार्बन होते हैं, तो 1, 2 और 3 कार्बन।
और कितने नाइट्रोजन होंगे? 2 नाइट्रोजन। तो टोटल 5 मेंबर रिंग हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज इमिडाज़ोल रिंग एंड दिस इज पाइरिमिडिन रिंग। तो इसके मिलने से ये जो पूरा रिंग बनता है इसको हम बोलेंगे प्यूरिन रिंग। क्लियर? पक्का? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, वापस पढ़ते हैं। चलो, ये क्या बताओ? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी? पाइरिमिडिन रिंग बनाऊंगी। बट अगेन याद रखना, नाइट्रोजन रिंग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये पाइरिमिडिन रिंग एंड ये डायग्राम हो गया किसका? प्यूरिन रिंग का। मैडम ये डायग्राम क्या याद करने हैं? बताती हूं। ठीक है, तो अब इसमें करनी है नंबरिंग। क्या करनी है? नंबरिंग। हमने यहां पे नंबरिंग कैसे करी थी? हमने यहां पे नंबरिंग कुछ ऐसे की थी, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज। इसके अंदर देखना, अगर इस यहां पे आपने इस नाइट्रोजन को अगर 1 काउंट किया है ना, तो इस बार हम इस वाले नाइट्रोजन को 1 काउंट करेंगे। और चलना कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6, ये कौन सा है? 7 8 9। और इसमें हम लोग कैसे चल रहे? 7 8 9 क्लॉकवाइज चल रहे। तो इस तरीके से ये बन जाती है प्यूरिन रिंग। अब कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा, इतना सारा नंबरिंग कैसे याद रखें? तो मेरा भी होता था, तो मैंने इसका निकाला था एक जुगाड़। देखो इधर, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को इन दोनों में सिर्फ 2 चीजें पता है। एक मुझे ये पता है 7 8 9 होता है। तो अगर इसका नंबरिंग 7 8 9 है तो ये कैसा है? ये क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो इनमें से मैंने सिर्फ एक ही चीज को याद रखा है, बाकी मैं उल्टा और फिर उल्टा कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज मैंने ये याद रखा है कि इस वाले नाइट्रोजन को मुझे यहां पे 1 लिखना है। ठीक है, और 1 लिखने के बाद कैसे घूमना है तो वो आपको पता ही है। अगर यहाँ पे इस नाइट्रोजन को आपने 1 लिखा है तो इस बार इस नाइट्रोजन को हम 1 लिखेंगे। तो अब एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ये 2 3 4 5 6 हो जाएगा। पक्का? तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पाइरिमिडिन के अंदर नंबर 1 पे और नंबर 3 पे कौन आता है? नाइट्रोजन आता है, और बाकी सारे नंबर पे कार्बन आता है। बट प्यूरिन के अंदर 1 3 5 छोड़ दो, 7 9 सारे ऑड नंबर है। 1 3 5 छोड़ दीजिए, फिर 5 के बाद 7 और फिर कौन आ जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बाकी जगह कौन प्रेजेंट है? तो बाकी जगह कार्बन प्रेजेंट है। याद हो गया? अब हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं एडेनिन का, और फिर डायग्राम बनाएंगे हम ग्वानिन का। तो पहले तो हम बना देते हैं प्यूरिन रिंग। तो इस तरीके से ये मैंने बना दिया प्यूरिन रिंग। एक और बना लेते हैं प्यूरिन रिंग। तो ये मैंने एक और बना दी प्यूरिन रिंग। ठीक है, अब मुझे बनाना है यहां पे डायग्राम एडेनिन का। तो एडेनिन के डायग्राम के अंदर आप सिर्फ ध्यान रखना, इस वाली पोजीशन पे क्या होता है? NH2 ग्रुप। और ये वाला पोजीशन कौन सा है? 6th पोजीशन। ठीक है, बस बाकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे, फिर यहां बनाएंगे, फिर यहां बनाएंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड कंप्लीट। फिर इसका ऑल्टरनेट कहां पे आ जाएगा? यहां। बट इसका ऑल्टरनेट यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है,
क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट्स वाई मैं इसको लिख दूंगी NH। और इस तरीके से ये एडेनिन का डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो क्या मैं एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन बोल सकती हूं? ये भी आपकी वर्ड एनसीईआरटी में यूज हुआ है। तो मैं 5 मिथाइल यूरेसिल रटवा नहीं सकती हूं, 6 अमाइनो प्यूरिन भी मैं आपको रटवा नहीं सकती हूं। तो 6 अमाइनो प्यूरिन कौन होता है? एडेनिन होता है। अब यहां पे आ जाओ ग्वानिन के अंदर। तो इसमें यहां पे अगर नाइट्रोजन दिख रहा है ना, तो उसको उठाकर इधर लेके आ जाओ। तो ये कौन हो गया? NH2। तो यहां पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड O। बस बाकी क्या करना है? वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है तो हाइड्रोजन, बट यहाँ तो डबल बॉन्ड आ सकता है। अब इस रिंग में आ जाओ, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H। तो फाइनली ये बन जाएगा कौन? ग्वानिन। और ग्वानिन समझ आ गया। अब फिर तुम सोचोगे कि मैडम आपने कैसे याद किया? NH2 कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ होता है ना? तो अगेन मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये कौन है? मुझे सिर्फ एडेनिन का डायग्राम पता है, ठीक है? तो एडेनिन के अंदर सबसे सिंपल है, यहाँ पे क्या लगाना है? NH2 ग्रुप। तो अगर एडेनिन के अंदर यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप लगाया है तो ग्वानिन को उल्टा करना है। तो इसमें NH2 नीचे आ जाएगा यहाँ, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। पक्का? अब मुझे चीज बताओ कि ग्वानिन जो होता है वो एक्चुअली किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। तो इस केस में यहां पे ये ऑक्सीजन जो है वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? ये वाला। तो अगर यहां पे अगर ऑक्सीजन है तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां पे कौन आना चाहिए? NH2। तभी तो ये वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ जाएगा। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यहाँ पे तो हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या मुझे बताओ, ये डायग्राम ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि मैं यहाँ पे O लिख दूं? अरे भाई, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनाओगे? ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज कर लेना कि ग्वानिन किसके साथ बाइंड होता है? साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन का उल्टा ग्वानिन के अंदर, और ग्वानिन जब बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ तो वो अगेन उल्टा हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कौन होना चाहिए? NH2। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में बनता है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी, ज्यादा टफ है नहीं। अब अगर आपके पास क्लास 11th की अगर एनसीईआरटी है तो उसमें आप लोग चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पेज नंबर 145, तो उस 145 के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबसे नीचे चले जाना। तो सबसे नीचे उन्होंने एक प्यूरिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है और एक पायरिमिडिन का बनाया है, और वो पायरिमिडिन कौन सा है? यूरेसिल। और एनसीईआरटी के अंदर प्यूरिन कौन सा बनाया हुआ है? एडेनिन। अगर एनसीईआरटी के अंदर यूरेसिल और एडेनिन का डायग्राम बनाया हुआ है और 12th क्लास के अंदर अगर थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल अगर लिखा हुआ है तो बाकी बचे ही कितने डायग्राम? तो बाकी बचे हैं साइटोसिन और ग्वानिन। तो पूरा याद ही कर लो ना, ठीक है? और ये सारी चीजें बेटा आपको एमबीबीएस के टाइम बहुत हेल्प करेगी। शायद मैं बहुत लकी हूं कि आज भी बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनके कॉल आते रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें,
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आप डायग्राम सारे अच्छे से याद करके आना। ये ज्यादा कोई टफ है नहीं बेटा। जब तक आप सोचोगे ना कि हाय हाय क्या डायग्राम है, हाय हाय क्या डायग्राम, तो फिर वो हाय हाय लगेंगे, ठीक है। बट अगर ये सोचोगे हाय क्या डायग्राम है, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये इतना सा डायग्राम याद करना है, जिसका मैं ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या ये टफ था? पक्का? ठीक है। तो आज की फिर क्लास इतने ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल करना नहीं भूलना।